गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे पेपर प्रतिनिधि राजनीति विचारक के अंतर्गत हम हॉब्स का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। आज हम हॉब्स के नवीनतम हॉब्स का संप्रभुता का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, संप्रभुता अर्थात वो सर्वोच्च शक्ति जो किसी भी देश के आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में सर्वोच्च निर्णय नीति बनाने में सक्षम हो, किसी के अधीन नहीं हो, वो संप्रभुता सिद्धांत या संप्रभुता की शक्ति कहलाती है। हमने ये स्पष्ट किया था कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हॉब्स ये स्पष्ट करते हैं कि सभी मनुष्य मिलकर अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करते किसी एक व्यक्ति में अथवा व्यक्ति समूह में वो सर्वोच्च है, किसी के नियंत्रण में नहीं है, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है तथा निरंकुश है, उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। उसकी आज्ञा ही कानून है, हमें तो केवल उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो आप समझ सकते हो कि सामाजिक समझौते के फलस्वरूप जो राज्य का निर्माण होता है और राज्य का जो शासक है वो निरंकुश है, और जिस निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए हॉब्स स्पष्ट करते हैं कि मेरा शासक सर्वोच्च है। अब आपके मन में ये स्वाभाविक प्रश्न उठेगा कि ऐसा है, उसने क्यों किया, निरंकुश क्यों किया? क्योंकि आपको पता है, उन्होंने बताया कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है, दुष्ट है, निर्दयी है, विवेकहीन है, अराजक मनुष्य। ऐसे मनुष्य के लिए अगर वो बिल्कुल साधारण तौर पे कोई उग्र कदम नहीं उठाएगा तो मतलब ही क्या फिर? इसलिए उस शासक को सर्वोच्च शक्ति निरंकुश शक्तियों से संपन्न बनाया है। और यही नहीं, उसके भी शक्ति है, तलवार की शक्ति को स्पष्ट किया है। क्योंकि कहते हैं ना हॉब्स कि व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुमत केवल शक्तिहीन कोरे शब्द हैं, केवल समझौते से काम नहीं चलता है। आप उसको बिल्कुल निरंकुश शक्ति देंगे तो ही वो आपकी रक्षा कर पाएंगे। इसलिए स्पष्ट तौर पे इन्होंने बताया है कि मेरा शासक है वो सर्वोच्च है, असीम है, उस पर किसी प्रकार का कोई किसी का नियंत्रण नहीं है। तो देखो, समझते हैं कि हॉब्स अपने संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं। सबसे बड़ी चीज तो आपने अभी समझा और गई कक्षा में भी आपने पढ़ा कि हॉब्स राज्य को अपरिमित या असीमित संप्रभुता प्रदान करता है। राज्य का जो शासक है उसको अपरिमित और असीमित संप्रभुता प्रदान करते हैं। अब मेरे हिसाब से संप्रभुता सबको अर्थ समझ में आ गया होगा। वो सर्वोच्च शक्ति जो आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में शासक को निर्णय लेने की उच्च शक्ति प्रदान करता है, किसी के अधीन वो नहीं है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को राज्य के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। ये समझौते के तहत बिल्कुल स्पष्ट होता है ये तथ्य कि राज्य में रहने वाले जितने नागरिक हैं वो सभी अपने अधिकारों का परित्याग एक शासक में एक विशाल मानव देह में करते हैं और सभी व्यक्ति उसके आदेशों का पालन करेंगे। ठीक है, संप्रभु शासक की शक्ति असीम है, अनंत है, वह किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है। अर्थात लौकिक उत्तरदायित्व मतलब ये जो भौतिक दुनिया में जो भी हम मानव हैं हमारे प्रति वो उत्तरदायी नहीं है, बिल्कुल हमारे प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है। और न ही उस पर किसी संविधान, प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक कानून या ईश्वरीय इच्छा का कोई प्रतिबंध है। बिल्कुल उसे मुक्त किया है कि न तो वो हमारे प्रति उत्तरदायी है और न ही किसी प्रकार के कोई संविधान के प्रति, न ही किसी प्राकृतिक कानून के प्रति, और न ही किसी ईश्वरीय इच्छा के प्रति किसी प्रकार से उस पर न तो कोई प्रतिबंध है और न ही किसी के प्रति वो उत्तरदायी है।
संप्रभु को किसी कार्य से रोकने वाली एकमात्र कोई शक्ति है तो उसका अपना स्वविवेक ही है। कहने के तात्पर्य हम आप राज्य के लोग उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर नियंत्रण करना ही है तो वो अपने स्वयं स्वविवेक से ही अपने किसी कार्य को रोक सकता है। हम और आप उसके कार्य को बाधित नहीं कर सकते। संप्रभु स्वयं अपने विवेक से ही पथ प्रदर्शन करता है। कोई व्यक्ति उसे ये नहीं बता सकता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। कहना के तात्पर्य जो भी वो काम करेगा, जो भी वो निर्णय करेगा, जो भी नीति निर्धारित करेगा, जो भी उसको अपने राज्य में काम करेगा, तो उसमें आपकी और हमारी भूमिका नगण्य रहेगी। हम उसे कुछ भी नहीं कह सकते कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बात स्पष्ट हुई? ठीक है। संप्रभु शासक का कोई कार्य अवैधानिक नहीं होता है, क्योंकि वो कहता है, वो आदेश देता है, वही वैधानिक है, वही विधि है। तो फिर ये इसमें किसी प्रकार से ये नहीं कह सकते कि हाँ ये गलत है या सही है, क्योंकि सभी विधियों का स्रोत कौन है? संप्रभु स्वयं है। जितनी भी विधियां हैं, जितनी भी कानून हैं, उनका जो उद्भव होता है वो उसके संप्रभु स्वयं से उद्भव होता है, अर्थात उनका स्रोत स्वयं है। विधियों की व्याख्या करना संप्रभु का कार्य है, प्रजा का नहीं। कोई भी विधि है उसके बारे में व्याख्या करने का पूरा पूरा उत्तरदायित्व संप्रभु के पास है, प्रजा के पास नहीं है। प्रजा तो चुपचाप उसके दिए गए आदेशों का पालन करे और कुछ नहीं। संप्रभु शासक के समक्ष व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं है। वह जब चाहे अधिकार प्रजा को दे सकता है और जब चाहे प्रजा से छीन सकता है। बात स्पष्ट हुई कि संप्रभु शासक के समक्ष व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व अधिकार नहीं है। उसकी इच्छा आ गई तो अधिकार दे दिए, उसकी इच्छा हुई तो हमको दिए हुए अधिकार वापस छीन भी सकता है। ठीक है। तो आप सोचिए कि संप्रभु के पास क्या ताकत है। संप्रभु को अपनी इच्छा अनुसार प्रजा पर कर लगाने का अधिकार है। यानी संप्रभु है वो अपनी इच्छा के अनुसार जनता पर किसी भी प्रकार का कर लगा सकता है। संप्रभु के द्वारा ही मानव समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। संप्रभु संपत्ति का विधाता और समस्त संपत्ति का स्वामी है। यदि प्रजा की संपत्ति लेता है तो भी उसका कार्य अनुचित नहीं होगा। कहने के तात्पर्य सब कुछ संपत्ति पर सर्वोच्च सत्ता किसकी है? संप्रभु की। वही विधाता है, वही स्वामी है। यदि वह प्रजा की संपत्ति ले भी लेता है तो उसे हम अनुचित कार्य नहीं समझेंगे। संप्रभु अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी स्वतंत्र है। वह जब चाहे युद्ध कर सकता है, जब चाहे संधि कर सकता है। इसके लिए उसके किसी से भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने निर्णय लेने में सक्षम है। उसको जनता से नहीं पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रजा को संप्रभु के आदेशों की अवहेलना करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी। कहने का तात्पर्य कि संप्रभु के द्वारा दिए गए आदेश की प्रजा अवहेलना नहीं कर सकती, अवहेलना नहीं कर सकती। और यदि कोई ऐसा करता है तो उसका उन्मूलन करने का अधिकार है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति संप्रभु के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसको रास्ते से हटाया भी जा सकता है। यह भी संप्रभु के पास अपनी एक ताकत है। ठीक है। इसलिए हॉब्स कहते हैं कि व्यक्ति की रक्षा हेतु बिना तलवार के अनुबंध केवल शक्तिहीन कोरे शब्द हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। एक बार मैं पुनः स्मरण कराता हूँ आपको कि हॉब्स की प्रभुसत्ता। अब देखो आप ये जो इस संप्रभुता के सिद्धांत पे जो भी हम मैटर पढ़ रहे हैं, जो भी इस बात की विस्तृत विश्लेषण कर रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है। हमने जो सामाजिक समझौता पढ़ा है और सामाजिक समझौते में जो हमने सर्वोच्च और निरंकुश शक्ति जो हमारे शासक को दी है, उसी शासक की शक्ति का ही विवरण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और नया कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल आसानी के साथ ये चीज़ें समझ में आ गई। कोई आपको किसी प्रकार का नया कंसेप्ट नहीं समझना है, बल्कि जो सर्वोच्च शक्ति संपन्न शासक की स्थापना की है राज्य में समझौते के द्वारा, उस शासक की शक्ति का ही हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। कोई नवीनतम कोई नहीं है, इसलिए आपको ये इसके साथ ही समझना है।
हॉब्स क्या कहते हैं कि मेरी जो प्रभुसत्ता की धारणा है वो असीमित प्रभुसत्ता की धारणा है, संप्रभुता की धारणा है। निरंकुशता और अविभाजित उसकी प्रमुख विशेषता है। निरंकुशता मतलब उस पर किसी प्रकार की कोई भी लिमिट नहीं है, वो चाहे ऐसा कर सकता है। और दूसरा, इस शक्ति को विभाजित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कोई लोकतंत्र नहीं है बल्कि एक निरंकुश राजतंत्र है और इसकी शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, इसका स्वरूप कानूनी है, क्योंकि जो भी वो आदेश देता है वो कानून है। राज्य के समस्त शासन संचालन की संप्रभु सर्वोच्च है और वही विधि निर्माता है, विधि को लागू करने वाला है तथा वही मुख्य न्यायाधिपति है। हॉब्स शक्ति के पृथक्करण में विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं। उसका संप्रभु धरती पर ईश्वर की तरह शक्तिशाली है। सैनिक और सैनिक शक्तियों का एकमात्र अधिष्ठाता वो है। राज्य का संपूर्ण प्रशासनिक वर्ग उसके द्वारा नियुक्त होता है। हॉब्स के संप्रभु के राज्य में व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं है। आप सोचो कि कितनी शक्तिशाली है वो एक ईश्वर की तरह है। जितना ईश्वर शक्तिशाली है उसी प्रकार से धरती पर वो शक्तिशाली है। सैनिक असैनिक शक्तियों का एकमात्र अधिष्ठाता स्रोत वो है और संपूर्ण राज्य की प्रशासनिक तंत्र है, सब कुछ नियुक्ति उसके द्वारा होती है। और यहाँ तक कि व्यक्तियों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की भी स्वतंत्रता उनके पास नहीं है। इसलिए कह सकते हैं, वेपर कहते हैं कि हॉब्स की कृति लेवियथन राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की एक प्रथम व्याख्या है। इसके जैसा इतनी कोई संप्रभुता की व्याख्या हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। मैक्सी क्या कहते हैं? मैक्सी कहते हैं कि निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। ठीक है, सेबाइन कहते हैं कि हॉब्स ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों को प्रारंभ में प्रतिपादन किया, परंतु उसके विचारों का अंत निरंकुशतावाद के साथ होता है। कहने के तात्पर्य व्यक्तियों के लिए समझौता व्यक्ति को प्रमुख मानते हुए, लेकिन अंत में जो उसका अपने विचारों का जो प्रतिपादित है या फिर उनके विचारों का जो अंत है वो निरंकुशता की ओर होता है। तो ये निरंकुशतावाद क्या है, एक बार उसको भी स्पष्ट कर लेते हैं। देखो, मैं आपको स्पष्ट कर लेता हूँ कि हॉब्स से पूर्व बोंदा ने कहा था कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि बोंदा का जन्म हॉब्स से पहले हुआ था। और जिस पर कानून का बंधन या सीमाएं नहीं है, फिर भी वह प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून और संपत्ति की रक्षा करने का व्यक्ति के अधिकार में ये सब संप्रभुता की सीमाएं को निर्धारित करते थे। कहने के तात्पर्य वो सर्वोच्च मानते थे, लेकिन उस पर भी कुछ प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून की कुछ उसमें लिमिट मानते थे। वही हॉब्स संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रखते। भाई देखो, संप्रभुता के बारे में सबसे ज़्यादा कोई व्यवस्थित विश्लेषण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वो बोंदा ने किया था, जीन बोंदा ने किया था। तो बोंदा ने किया था, बोंदा ने इतना सब कुछ बताते हुए भी उस पर कुछ प्रतिबंध डाले थे कि उस पर प्राकृतिक कानून और ईश्वरीय कानून का कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। किस पर? संप्रभुता पर। लेकिन यहाँ पर हॉब्स महोदय तो क्या करते हैं कि संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं डालते। ठीक है, इसलिए वहां कहते हैं कि हॉब्स ही वह दार्शनिक है जिसने संपूर्ण रूप से निरंकुश प्रभुसत्ता की धारणा का प्रतिपादन किया है। इसलिए आपसे कभी भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बेझिझक इस प्रश्न का आप उत्तर बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि निरंकुश प्रभुसत्ता की धारणा का प्रतिपादन करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में, माफ कीजिएगा, जो हमारे राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्रथम कोई व्याख्याकार थे तो वो थे हॉब्स। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं कि संप्रभु समझौते का भाग नहीं है बल्कि उसका परिणाम है, क्योंकि समझौता खुद नहीं करता है, उस समझौते के फलस्वरूप जो परिणाम निकला है वो है संप्रभु। सेबान कहते हैं कि बोंदा ने शासक पर जो प्रतिबंध लगाए थे, हॉब्स शासक को उन प्रतिबंधों से मुक्त कर देता है, अर्थात उस संप्रभु पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इसलिए प्रश्न बनता है और बहुत बड़ा कि हॉब्स ने निरंकुश तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निरंकुश व असीमित प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किसने किया, तो आप बेझिझक लिख सकते हो कि हॉब्स के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अब देखो, जो हमने समझा है, जो हमने पढ़ा है कि संप्रभु के पास क्या शक्ति है, संप्रभु क्या है, तो हम समझ सकते हैं कि हॉब्स के संप्रभु की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक एक करके मैं पुनः आपको स्मरण करा रहा हूँ। पहली विशेषता है कि संप्रभुता असीमित है, उसकी शक्ति पर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। संप्रभु सर्वोच्च है एवं निरंकुश है। संप्रभु समस्त
विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है, अर्थात जो भी उसने आदेश दिया है वही कानून है। जो संपूर्ण कानूनों का जो स्रोत है वो कौन है? संप्रभु है। ठीक है। संपत्ति का सृष्टा और नियामक भी संप्रभु है। संप्रभुता अविभाज्य और अदेय, मतलब ये किसी को हस्तांतरित भी नहीं कर सकते और इसका विभाजन भी नहीं कर सकते। अगला है संप्रभुता स्थायी है, यह हमेशा हमेशा के लिए स्थायी है। संप्रभु समस्त कानूनों, अधिकारों और शक्तियों का भी स्रोत है, संपत्ति का सृष्टा और नियामक है तथा प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत कौन है? संप्रभु। संप्रभु न्याय का भी स्रोत है और जो भी अधिकार है वो केवल संप्रभु में नहीं थे, क्योंकि व्यक्तियों को अधिकार किसी प्रकार के प्राप्त नहीं है। युद्ध और शांति का अंतिम निर्णायक भी संप्रभु है और संप्रभु हमारे विचारों का नियंत्रक भी है। संप्रभु का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है, पूरे क्षेत्र को उसका पूरा पूरा अधिकार है। चर्च संप्रभु के अधीन है, न कि संप्रभु चर्च के अधीन। ये आपको स्पष्ट समझना चाहिए। इसलिए बहुलवादी विचारक सर हेनरी मैन हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों की आलोचना करते हैं कि ऐसा शासक व्यवहारिक रूप से कभी मिलता भी नहीं है। हॉब्स महोदय, आपने इतना शक्ति संपन्न, असीमित, अदेय और अविभाजित शक्तिशाली शासक की जो कल्पना करते हो, ऐसा इस दुनिया में कभी मिलता नहीं है जैसी आपने कभी कल्पना की है। ठीक है। फिर भी हमें समझना है कि हॉब्स ने प्रतिपादित किया है तो हमें इसका बिल्कुल विवरण करना भी जरूरी है। अगला है, मैं तो समझते हैं कि हॉब्स ने बॉन्दा के विचारों को आगे बढ़ाया है और हॉब्स के विचारों को ऑस्टिन ने आगे बढ़ाया है, जिसको लोकतांत्रिक स्वरूप है। कहने का तात्पर्य, बॉन्दा ने जिस प्रकार से संप्रभुता के संबंध में विचार दिए थे उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया है? हॉब्स ने किया है। और हॉब्स के भी विचारों को आगे बढ़ाने का काम किसने किया है? ऑस्टिन ने किया है, जॉन ऑस्टिन ने, जिसने इसको पूरी तरह से लोकतांत्रिक संप्रभुता के रूप में प्रतिपादित किया। ठीक है, ये समझा। अब आप सोचिए कि क्या संप्रभु पर नियंत्रण भी होगा कि नहीं होगा? इतना असीमित, अदेय, सर्वोच्च, शक्तिशाली बनाया है तो क्या इसकी शक्ति पर कोई नियंत्रण रहेगा या नहीं? तो सोचो, देखो, हॉब्स ने संप्रभु की शक्तियों का प्रतिपादन करते, उसके कर्तव्य उत्तरदायित्व का उल्लेख भी किया है। संप्रभु प्रजा के आंतरिक और बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगा, इसी के लिए तो हुआ है, और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। परंतु ये हॉब्स कहते हैं कि यदि शासक प्रजा के प्रति कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो प्रजा राजा की अवहेलना कर सकते हैं। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का कारण व्यक्ति की सुरक्षा के लिए राज्य का अनिवार्य होना है और ये एक विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं व्यक्ति द्वारा स्थापित एक साधन है। अगर ये नहीं करता है तो फिर उसकी प्रजा को अधिकार है कि उस राज्य की वो अवहेलना कर सकता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, हॉब्स का सिद्धांत निरंकुश राजा का न होकर निरंकुश राज्य का है। यह है संप्रभु के नियंत्रण के संबंध में विचार। आलोचना के तौर पर समझ सकते हैं हम कि हॉब्स के संप्रभुता का जो विचार है वो असत्य है, अवास्तविक है। इसके जैसा कोई प्रभु सत्ताधारी निरंकुश असीमित शक्ति कोई नहीं रखता है। वहां तो इसे बहुत ही खतरनाक बताते हैं। कहने के तात्पर्य, ऐसा न तो कभी हुआ है और न ऐसा कभी होगा। इतना शक्तिशाली शक्ति किसी को नहीं दी जा सकती है। अगला उन्होंने स्पष्ट किया है कि संप्रभुता के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या करने वाला हॉब्स प्रथम राजनीतिक विचार के रूप में हम समझ सकते हैं। विलियम एबस्टीन कहते हैं कि लेवियाथन स्टुअर्ट राजतंत्र के लिए क्षमा याचना नहीं है, न ही निरंकुश शासन का आधार है, वरन यह तो आंग्ल भाषा में राजनीति की प्रथम सामान्य धारणा अर्थात संप्रभुता का प्रतिपादन है। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अलग अलग विचारकों ने अपने विचार प्रदान किए। तो आज की कक्षा में हमने ये स्पष्ट किया कि हॉब्स के संप्रभुता के सिद्धांत के बारे में, कि हॉब्स अपने संप्रभु को सर्वोच्च, अपरिमित, असीम, अदेय, अहस्तांतरित शक्तियों से संपन्न बताते हैं और सभी शक्तियों का, सभी स्रोत संप्रभु को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यह था हॉब्स का संप्रभुता का सिद्धांत।